हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। आज हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ठीक है, ये 9 चैप्टर है साइंस की टेक्स्ट बुक का। हमारी टेक्स्ट बुक चेंज हो चुकी है, आप लोगों को पता होगा। जो भी इस चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, एंड आई रेगुलरली वॉच द कमेंट्स, तो आपका इंस्टेंट सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं एक साइंस एंड सोसाइटी फैक्ट से। तो हमारी बुक्स में ना छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, और इसमें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते इन फैक्ट्स पे, और टीचर सोचते हैं कि इसी से क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है वो है अबाउट सीलियाक डिजीज। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है टू अ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ग्लूटेन। आपने सुना है ग्लूटेन? आप लोगों ने बहुत सारे आजकल पैकेजेस देखे होंगे जिसमें लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, है ना, इस चीज में ग्लूटेन नहीं है। तो एक्चुअली कुछ कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम सीलियाक डिजीज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जो भी चीजें आप खा रहे हो। आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे पास काम है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, या इनको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसमें से जाते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट कुछ कुछ लोगों में क्या है कि ये डिजीज की वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो हो नहीं पा रहा। और ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है ना, ये कहां पे प्रेजेंट है? ये व्हीट में प्रेजेंट होता है, बार्ले में होता है, राई में प्रेजेंट होता है। तो जिन लोगों को भी ये डिजीज है उनको ये चीजें नहीं खानी है। तो वो क्या खा सकते हैं? वो खा सकते हैं मिलेट्स। मिलेट्स आजकल बहुत पॉपुलर है, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, ये सब खा सकते हैं बिकॉज दे आर ग्लूटेन फ्री, इनमें ग्लूटेन नहीं होता। तो ठीक है, ये वाले पैराग्राफ में आपको ये सब चीजें दिख रही हैं। मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, और यहीं पे न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो उसके लिए आप पिछली क्लास को जाके देख सकते हो। द ओनली वे टू मैनेज सीलियक डिजीज इज टू अवॉइड फूड्स दैट कंटेन ग्लूटेन। तो ऐसे फूड नहीं खाने जिसमें ग्लूटेन हो, और एग्जांपल है ज्वार, बाजरा और रागी, दे आर ग्लूटेन फ्री। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आफ्टर डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, हमारे अंदर कैसे डाइजेशन होता है। अब हमें देखना है कि बाकी एनिमल्स में भी क्या सेम डाइजेशन होता है या डिफरेंट होता है। आप लोग खुद एक बार इसके बारे में सोचो कि अलग अलग जो एनिमल्स है ना, उनका फूड जो है वो अलग अलग है, तो उनका डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो भी अलग अलग होगा। हमें इस चैप्टर में सारे एनिमल्स की बात नहीं करनी है, हमें ह्यूमन बींग्स की बात करनी है, जो हम कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है काऊ की, ठीक है, और हमें बर्ड्स की बात करनी है। तो हमारा टॉपिक आता है, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमंस डू? सो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है नो। राइट? क्यों नो? क्योंकि सबके फूड सोर्सेज बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ है, ये बोल रहा है, आई हैव सीन काउज कीप चूइंग द फूड इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग और ईटिंग एनीथिंग। व्हाई? तो आप लोगों ने देखा होगा, जो गाय होती है, काउ होती है, वो ऐसे 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 च्यू करती रहती है फूड को, इवन दो उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया होता, फिर भी उनका जो मुंह है ना वो चलता रहता है। दे कीप ऑन च्यूइंग देयर फूड। ठीक है, यहाँ पे एक जीआईएफ में भी आप देख सकते हो कि जो काउ है वो क्या कर रही है? च्यूइंग कर रही है। ठीक है, सो क्यों होता है ऐसा प्रोसेस? तो उसके पीछे एक रीजन है, और उस रीजन को मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे अगर चलें बुक की, तो हमें ये एक डायग्राम देखने को मिलता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। अब रूमिनेंट क्या है? रूमिनेंट तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो अभी आप लोगों को बता देता हूं। तो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे काउ या फिर बफेलोज की बात कर सकते हैं। सो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है। ये किस पे सर्वाइव कर रहे हैं? ग्रास पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? ये ग्रास को पार्शियली च्यू करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ग्रास खाई, उसको पार्शियली च्यू कर रहे हैं, थोड़ा बहुत च्यू किया। पार्शियली का मतलब आधा अधूरा च्यू किया, और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले गए। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ले गए थोड़ा सा च्यू करके, और फिर बॉडी के अंदर से वापस से बाहर ले आए मुंह के अंदर, फिर च्यू किया, फिर उसको अंदर ले गए। ये हम नहीं कर सकते। हम एक बार च्यू करके अपनी बॉडी के अंदर उसको ले जाते हैं, स्टमक के अंदर फूड चला जाता है। बट काउज ऐसे करती है, माउथ से स्टमक के अंदर, स्टमक से माउथ के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूमिनेशन।
ठीक है, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। तो ये वर्ड समझ आ गया, इसीलिए यहां पे लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ रूमिनेंट बिकॉज काउ इज अ रूमिनेंट, ठीक है। सो दे पार्शियली चू द ग्रास एंड swallow इट इनटू देयर स्टमक्स, ठीक है, पार्शियली चू किया और उसको स्टमक में ले गए, ठीक है। इन दी स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, तो पार्शियल डाइजेशन होता है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड है, वो वापस से माउथ में ला दिया जाता है, ठीक है, वापस से माउथ में आ गया फॉर ग्रेजुअल चूइंग, ठीक है, फिर से दोबारा चू हुआ और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अ काउ स्पेंड्स अबाउट 8 आवर्स अ डे जस्ट चूइंग द फूड, सो 8 घंटे तक वो च्यू करते रहते हैं फूड को, और ये इनकी एक स्पेशल बात है जो हमारे से डिफरेंट है, ठीक है। द थॉरली च्यूड फूड अगेन पासिस डाउन द एलिमेंट्री कैनाल फॉर फर्दर डाइजेशन। तो एक बार डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो यहां पे तो माउथ है, सब लोगों को पता है, ठीक है, दिस इज द माउथ, और यहां से फूड को लिया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, उसके बाद यहां पे च्यू किया जा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। सो इनके पास भी ईसोफेगस है, हमें पता है ईसोफेगस इज द फूड पाइप, यहां से फूड आगे की तरफ गया और इट इज गोइंग टूवर्ड्स द रूमेन। एक्चुअली इनका स्टमक बहुत बड़ा होता है और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हमारी बुक में सिर्फ एक ही पार्ट है रूमेन। रूमेन इज अ पार्ट ऑफ द स्टमक, काऊ के अंदर, ठीक है। पैनक्रियास हमारे अंदर भी होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है, तो पैनक्रियास का सेम रोल हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे अंदर भी होती है और उसका भी सेम रोल हो गया, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है और यहां से द वेस्ट इज कमिंग आउट, राइट। तो इसमें ज्यादा पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रूमेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर नहीं होता, बाकी जो पार्ट्स हैं वो सेम है। तो काउ का आप लोगों को समझ आ गया, रूमिनेंट्स का आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं बर्ड। बर्ड के केस में एक स्पेशल थिंग होती है, इनके पास ना टीथ नहीं होते, ज्यादातर बर्ड्स के टीथ यहाँ पे नहीं होते। तो क्या होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर खा लेते हैं और एक चेंबर में डाल देते हैं जिसको हम गिजर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चेंबर दिख रहा है, गिजर्ड। गिजर्ड के अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं, वो पत्थर आपस में टकराते हैं विद द फूड, और वैसे ही बर्ड जो हैं वो फूड पार्टिकल्स को छोटा छोटा कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ बर्ड्स छोटे छोटे पत्थर भी खाते हैं, जिससे क्या हो, फ्रिक्शन बढ़े और फूड पार्टिकल्स टूट जाए। सो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बट दे हैव अ चेंबर कॉल्ड गिजर्ड, ठीक है। तो ये चेंबर जो है गिजर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए गिजर्ड, ठीक है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है यहाँ पे, फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द गिजर्ड। तो इसकी वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उससे क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है वो तोड़े जा रहे हैं। और हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ये काम माउथ के अंदर हो रहा है जहां पे फूड पार्टिकल्स हमारे तोड़े जा रहे हैं, ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट। ग्रिट क्या होते हैं, स्मॉल स्टोन्स दैट द बर्ड्स स्वॉलो। तो छोटे छोटे पत्थर खा लिए, उनको गिजार्ड में डाल दिया और गिजार्ड के साथ वो पत्थर, वॉल्स और फूड सारे घूमते रहते हैं और वो फूड पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है। तो बर्ड्स में ऐसे होता है। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड्स, ठीक है। ईसोफेगस आप लोगों को पता है, ठीक है, ईसोफेगस इज द फूड पाइप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टमक हम लोगों को पता है, इंटेस्टाइन हम लोगों को पता है। सो गिजार्ड इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, फ्रॉम द ह्यूमंस। अब हम आगे चलते हैं। दिस शोज दैट एनिमल्स एग्जिबिट वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस होती हैं, कैसी वेरिएशंस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फूड सोर्सेज हैं और डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स है ना। हर एक एनिमल अलग अलग खाने को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग हैबिट्स, इनको हम वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है, इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सब लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है टू अडेप्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग खाना खाना है भाई, तो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। वी हैव लर्न दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमें पता लग गया स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड की हेल्प से वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को देखना, पिछला पार्ट, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को वहां पे देखना है, ठीक है। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी। तो कौन से होते हैं जो बिल्ड और रिपेयर करते हैं, वो होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। व्हाइल अदर्स लाइक शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। शुगर या कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है एनर्जी। द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड
कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आ गई है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पहले पार्ट में डाइजेशन पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं एक बार 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वैसे ही मैं ये आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं। कार्ब्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स किस लिए हैं? प्रोटीन्स है फॉर रिपेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर रिपेयर। फैट्स किस लिए हैं? फैट्स हैं स्टोरेज। फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं जब आप बहुत दिन तक खाना नहीं खाते। जैसे आपने कोई व्रत उपवास रखा हुआ है, तो क्या होता है कि आपके जो फैट्स है ना, वो यूज अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो ही एनर्जी फॉर्म करते हैं जब आप खाना नहीं खा रहे बहुत टाइम से। ठीक है, वाटर। वाटर एक मेन कंपोनेंट है, आप लोगों को पता है 70% 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स क्या है? वो बेसिक आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, सो बेसिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी में हमारे विटामिन और मिनरल्स हेल्प कर रहे हैं। वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में हमें चाहिए होते हैं। हमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, सो दीज आर 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। राइट, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन पे चलते हैं। अब हम रेस्पिरेशन, तो बेसिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी आर कन्वर्टिंग द फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं बोलते, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। सो दीज टू प्रोसेसेस आर वेरी वेरी डिफरेंट। वी लर्न इन क्लास 6, हमने क्लास 6 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था क्लास 6 में? हमें याद ही नहीं रहता क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था। क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने बेसिक पढ़ा था प्रोसेसेस के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। बट डोंट वरी, अगर हमें ये याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। ठीक है, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में कि लिविंग बीइंग्स, अगर कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। सो इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स? क्या लगता है आप लोगों को, सारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सो ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट, क्योंकि एनिमल्स इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, तो कितने कितने डिफरेंट है। तो इन सब का जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो सबसे पहले अपनी बात करेंगे, जैसे हमने डाइजेशन में बात की थी अपनी, वैसे ही हम रेस्पिरेशन में भी पहले अपनी बात करेंगे। तो टॉपिक आ जाता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट वी ब्रीथ इन, इनहेल, हम लोग सांस लेते हैं। आप लोग मेरे साथ सांस लो। व्हेन वी इनहेल, सो वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। सो यू कैन एक्सहेल, so we are releasing the carbon dioxide. ठीक है, so we breathe in, inhale, and we breathe out, exhale air continuously to obtain oxygen and release carbon dioxide. समझ आ गया? inhale कर रहे हो तो ऑक्सीजन और exhale कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। how is the oxygen used in the body? तो ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्या काम है ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन का काम यह है कि ऑक्सीजन यूज हो रही है हमारी एनर्जी को फॉर्म करने में। आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? आपको क्या लगता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट है? तो पहले से ही मैं बता चुका हूं, हाँ डिफरेंट है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी बनाना, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, वो ब्रीदिंग है। बट उस ऑक्सीजन से आप एनर्जी बना रहे हो, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो हम आगे चलते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? अब ब्रीदिंग को समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो यहां पे हमारे पास डेफिनेशन आ गई ब्रीदिंग की। इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक। आप खाना अगर नहीं खाओ एक हफ्ते तक, तब भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। अगर आप पानी नहीं पियो तो 1 या 2 दिन तक आप जिंदा रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। बट ब्रीदिंग आप सर्वाइव नहीं कर सकते, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आप सर्वाइव कर पाओगे। सो बिना ब्रीदिंग के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ। अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी और हम एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। नॉट जस्ट ह्यूमंस,
प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और अदर एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, या फिर हम बोला जाए कि वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स का भी हम साइड पे रख देते हैं, प्लांट्स का हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एनिमल्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एनिमल्स में भी सिर्फ अभी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। जस्ट एज फूड फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथवे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हम समझ गए हैं फूड का पाथवे, तो आप लोग समझ गए हो, माउथ से जा रहा है ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन द फूड इज गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक एयर का पर्टिकुलर पाथवे है, ठीक है। प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। आवर बॉडी आल्सो हैज अ स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स एज शोन इन फिगर 9.8। अभी आप लोगों को सारे पार्ट्स बता देता हूं। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथवे, सो ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक पाथवे से जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एक स्पेसिफिक रास्ते, एक स्पेसिफिक पाथवे से जा रहा है इस सिस्टम के अंदर। द पाथवे through which the air is inhaled and exhaled involves various parts of the respiratory system assisting in the process of breathing and respiration। तो कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें से डायरेक्टली एयर जाती है और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो उस एयर के जाने और आने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में था, कुछ पार्ट्स में से डायरेक्टली फूड जाता है, बट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे लिवर और पैनक्रियाज, वो हेल्प कर रहे हैं, उसमें से फूड नहीं जा रहा है बट वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से बता देता हूं इन सारे पार्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है नॉस्ट्रल, ठीक है। नॉस्ट्रल तो आपका जो नाक का छेद है, ठीक है, ऐसे उंगली डालो तो वो नॉस्ट्रल्स होते हैं, हमारे दो नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विंड पाइप, ठीक है, देन वी हैव द विंड पाइप। सो एयर कैसे जा रही है हमारी, फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स इट इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द विंड पाइप, ठीक है, इट इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द विंड पाइप, ऐसे करके। तो आपको ये जो पाइप सी दिख रही है यहां पे, आपको ये वाली जो पाइप दिख रही है, ये वाली जो पाइप है, दिस इज द विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, उसके बाद इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। तो हमारे पास दो लंग्स है यहां पे, हमारे पास राइट लंग है, राइट, यू कैन सी इट ओवर हियर, एंड देन वी हैव द लेफ्ट लंग, ठीक है। तो दो लंग्स है हमारे पास। उन लंग्स के अंदर जो ये विंड पाइप है ना, ये बाइफरगेट हो रही है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक पार्ट राइट लंग में जा रहा है और एक पार्ट हमारा लेफ्ट लंग में जा रहा है। सो यू कैन सी इट लाइक दिस, ये हमारा विंड पाइप है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ ऐसे करके, और यहां पे ये फर्दर बाइफरगेशन हो गया इनका, ऐसे करके फर्दर डिवाइड हो गई, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एंड पे ना बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, लाइक दिस। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है। दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वोलाई। ऊपर आप डायग्राम में भी देखो साथ साथ में, सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वोलाई। मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। अब लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव द रिब केज, और नीचे हमारा एक मसल होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये वाला जो मसल आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। समझ आ गया। सो सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। यहां से हमारी एयर जो है वो नॉस्ट्रल से जा रही है, फिर विंड पाइप डिवाइड हो रही है, और वो जो एयर पहुंच रही है वो एल्वोलाई तक पहुंच रही है, और एल्वोलाई में इसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से हमारे लंग्स में जा रहा है, और लंग से फिर वो विंड पाइप से होता हुआ नॉस्ट्रल से बाहर आ रहा है, ठीक है। सो ये प्रोसेस तो मैं बाद में समझाऊंगा, बट पहले सारे पार्ट्स आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, ठीक है। तो ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे नॉस्ट्रल्स हैं, इनको हम नेजल ओपनिंग्स भी बोलते हैं, थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर। द इनहेल्ड एयर पासेस इनटू अ पेयर ऑफ स्मॉल पैसेजेस कॉल्ड द नेसल पैसेजेस, ठीक है। तो यहां से ये नॉस्ट्रल से जाते हैं नेसल पैसेजेस, जो हमारे यहाँ पे पैसेज आपको दिख रहा है, ठीक है। छेद तो हो गए नॉस्ट्रल्स, जो ये वाला नाक वाला पैसेज आपको दिख रहा है, इसको हम नेजल पैसेज बोलते हैं। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड योर नॉस्ट्रल्स? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स का काम क्या होता है, वो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, उनको वो रोक के रखेंगे। जैसे आप सांस लोगे तो डस्ट भी जाएगी, जर्म्स भी जाएंगे, तो वो नॉस्ट्रल्स जो हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स, या फिर सपोज कोई ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया वो एंटर हो रहे हैं, तो उनको वो रोक के रखेंगे,
ठीक है। These hair along with mucus, so mucus भी होता है, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, नेसल पैसेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। सो हेयर और म्यूकस हेल्प ट्रैप डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप सांस लो ना तो आपको नाक से सांस लेनी चाहिए। This is why we should breathe through the nose and not through the mouth. From the nasal passages, the air reaches our lungs through the windpipe. So windpipe से होता हुआ air जो है हमारा lungs में जा रहा है। The windpipe forms two branches, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया, which enters the two lungs. In the lungs, these branches further divide into smaller and finer branches that end in small balloon-like sacs called alveoli. ठीक है, तो ब्रांचेस होती जाती हैं और एंड में हमारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख पा रहे हो, आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। सो डेलिकेट हैं तो अराउंड उसके क्या है, रिब केज है। तो मैंने डायग्राम दोनों बार आपको दिखा दिया क्योंकि दोनों पैराग्राफ जो थे वो डायग्राम से रिलेटेड थे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हमारे पास एक फैक्ट है यहाँ पे छोटा सा, while a lot of the dust is filtered out from the inhaled air, often some infectious particles can get through the lungs. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सारी चीजें ही फिल्टर आउट हो जाती हैं फ्रॉम द हेयर एंड द म्यूकस तो हमें वायरसेस कैसे हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड-19, जिससे हम सब लोग इतने परेशान रहे हैं। सो कोविड-19 का जो वायरस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है SARS-CoV-2। ये वायरस जो है वो इतना छोटा है, डस्ट से भी छोटा है, कि वो हमारे हेयर के थ्रू भी चला जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और इसी वजह से हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक करता है। ठीक है, सो ये हमारे लंग्स में चला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द SARS-CoV-2 वायरस अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम्स। सो इस बॉक्स से हमें यह पता लगता है कि वायरसेस जो होते हैं ना वो हमारे डस्ट पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। इज इट क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें हमें ब्रीदिंग के बारे में समझाया गया है। इस एक्टिविटी से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हमारी ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस मेक अ मॉडल। ये सेकंड एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी भी हम कर चुके हैं, आपको लोगों को याद होगा, जिसमें हमने क्या किया था, स्टार्च को देखा था कैसे स्टार्च हमारा शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आयोडीन से उसको टेस्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल ले लिया आपने, उसको लिड से कवर करना है। ठीक है, सो यू आर कवरिंग इट विद द लिड। आप डायग्राम में भी देखते जाओ साथ साथ में जो मैं बता रहा हूं। तो आपने व्हाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लिया और लिड से उसको कवर कर दिया, आपने उसका बॉटम रिमूव कर दिया। ठीक है, नीचे से उसको काट देना। मेक अ होल इन द लिड ऑफ द बॉटल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपने क्या किया है, आपने एक होल बना दिया है। टेक अ वाई शेप्ड हॉलो ट्यूब। ठीक है, आपने एक वाई शेप का ट्यूब ले लिया, ये वाला जो आपको दिख रहा है वाई शेप का, ये आपका विंड पाइप को दिखा रहा है। फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून, दो बैलून लगा देने आपने, एक ये लगा दिया आपने बैलून, दिस वन, और एक आपने ये वाला बैलून लगा दिया। ठीक है, टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब सिक्योर देम विद रबर बैंड्स टू मेक देम एयर टाइट। ठीक है, रबर बैंड से इनको सिक्योर कर देना ताकि ये एयर टाइट हो जाए। इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लिड फ्रॉम द ओपन बेस ऑफ द बॉटल एंड सील द लिड विद क्ले टू मेक इट एयर टाइट। ठीक है, तो आप यहां से भी इसको सील कर सकते हो, यहां से भी इसको सील कर सकते हो क्ले की हेल्प से, ताकि बेसिकली आपको एयर टाइट करना है, एयर लीक नहीं होनी चाहिए इसमें। To the open base of the bottle, attach a thin rubber sheet tightly using a large rubber band. तो नीचे की साइड आपको एक बड़ी सी रबर शीट लगानी है और रबर बैंड की हेल्प से इसको भी आपको एयर टाइट कर देना है। ठीक है, तो जब आप रबर शीट को खींचोगे ना नीचे की तरफ, जब आप नीचे की तरफ खींचोगे तो आपको बैलून को देखना है। ठीक है, जब आप बैलून को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो उसके लिए आप ये वाला डायग्राम देखो, आप ये वाला डायग्राम देखो। तो हमने इसको नीचे की तरफ खींचा है। ठीक है, इसको हमने नीचे की तरफ खींचा है, और जब हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना तो हमें बैलून्स दिख रहे हैं कि वो क्या हो गए, वो इन्फ्लेट हो गए, वो फूल गए। जब आपने नीचे खींचा तो वो फूल गए। ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपसे पूछा गया है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप ये करके भी देख सकते हो। जब आप इसको छोड़ दोगे ऊपर की तरफ, जब ये जाएगा तो आपके जो बैलून है ना वो क्या हो जाएंगे, वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी लंग्स जो है वो वर्क करती है। अब ये कैसे हो रहा है, तो जब आप इसको नीचे की तरफ खींच रहे हो ना, जब नीचे की तरफ खींच रहे हो तो हो क्या रहा है कि इसका जो एरिया है, जो बॉटल का एरिया है ना वो बढ़ जा रहा है। तो एरिया जब बढ़ जाएगा तो इनमें प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर से हवा जो है वो अंदर की तरफ आएगी, तो बाहर से हवा जो है वो अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, ऐसे।
तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एरिया जो है वो कम हो जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो इस वजह से एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। इज इट क्लियर? What do you observe? Now release the rubber sheet upwards and observe the balloons. मैंने आप लोगों को बता दिया. What changes do you see in the balloons? When you pull the rubber sheet downwards, the balloons inflate. Conversely, when you release the rubber sheet upwards, the balloons deflate. तो जब आप इसको नीचे करोगे तो आपके जो लंग्स हैं, जो बैलून्स हैं, वो भर जाएंगे। जब आप इसको ऊपर करोगे तो हवा सारी निकल जाएगी बैलून्स में से। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द एक्टिविटी। तो ऐसे ही हमारे अंदर होता है। ये मॉडल क्यों बनाया? ताकि हम अपने आप के अंदर जो हो रहा है ना उसको समझ सकें। तो जल्दी से उसको समझ लेते हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप इनहेल करते हो, योर चेस्ट एक्सपैंड। आप सांस लेके देखो, आपने सांस ली तो आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड करती है, चेस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो चेस्ट एक्सपैंड हो गई, आपका रिब्स जो है, रिब केज जो है वो ऊपर और अपवर्ड बढ़ता है। ऐसे करके आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है, रिब्स हमारी ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। द डायफ्राम जो नीचे मसल है वो डाउनवर्ड जाती है, ठीक है। तो ये मसल जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, देखो ये मसल जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, रिब्स हमारी बाहर की तरफ जा रही हैं और हवा हमारी अंदर की तरफ जा रही है। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी। यू कैन फील दिस। आप इनहेल करके देखना तो आपकी एयर अंदर की तरफ जाएगी और आपकी रिब्स बाहर आएंगी और आपका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एरिया बढ़ रहा है। सोचो रिब्स बाहर जा रही हैं, डायफ्राम नीचे जा रहा है, तो एरिया बहुत बढ़ जाएगा। तो आपके चेस्ट का एरिया, ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जब भी आपका एरिया बढ़ता है ना, आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा, जब भी हमारा एरिया बढ़ता है, जब भी हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारा जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो हवा जो है वो अंदर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि एयर इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा है, अंदर प्रेशर बहुत कम है, तो वो ऐसे करके हवा अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो कि जब भी हम इनहेल करते हैं हमारी हवा अंदर की तरफ आती है, ठीक है। बट रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका उल्टा, जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो इसका उल्टा हो रहा है कि हमारी जो चेस्ट है वो छोटी हो रही है, हमारा चेस्ट कैविटी छोटा हो रहा है, हमारी रिब्स जो हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। पीछे की तरफ हमारी रिब्स जा रही हैं और हमारा डायफ्राम भी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चेस्ट का जो साइज है वो छोटा हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और हमारी एयर जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। सो एयर इज फोर्स्ड आउट, ठीक है। This increases the space inside the chest and air enters in the lungs. When you breathe out, the ribs move down and inwards and the diaphragm moves upwards, reducing space and pushing air out of the lungs. So आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि जब भी आप इनहेल करोगे तो आप इस वाले में देखो कि आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी आप इनहेल करोगे डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो एयर है वो बैलून्स के अंदर आ रहा है या लंग्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जब आप एक्सहेल करोगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है और आपकी जो हवा है ना वो बाहर जा रही है। सो दैट इज हाउ एक्सहेल एंड इनहेल इज एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो। तो हमें इसमें कंपेयर करने को बोला गया है। What do the balloons in the model mentioned in figure 9.9 represent? तो बैलून्स क्या दिखा रहे हैं? बैलून्स क्या दिखा रहे हैं? बैलून्स आर रिप्रेजेंटिंग द लंग्स, ठीक है। बैलून्स हमारे क्या दिखा रहे हैं? बैलून्स लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारा डायफ्राम है, ये वाला डायफ्राम, ये क्या है? ये हमारा रबर शीट से हमने दिखाया, ठीक है। ये वाला हमने रबर शीट से दिखाया, ठीक है। समझ आ गया? सो बैलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स, बैलून्स आपके लंग्स को दिखा रहे हैं और रबर शीट आपका डायफ्राम दिखा रहा है। इज इट क्लियर? सो हमें समझ आ गया। तो इसीलिए हमने ये मॉडल बनाया था ताकि हम इसको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंपेयर कर सकें। एंड दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बचा हुआ जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बाय बाय। माय नेम इज यतिन मदान एंड आई एम साइनिंग ऑफ। जो भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट इट, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।